गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं फिर एक केस स्टडी लेके आपके सामने सम्मुख हुआ हूँ। और इस केस स्टडी ने शायद बहुत फेम लिया था उस समय। और मेरी भी जिज्ञासा थी कि इस केस स्टडी के बारे में कुछ पढूं और आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। बहुत सी जिज्ञासा और चीज़ों को निकालने के पश्चात मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लाया हूँ। तो 9 दिसंबर की बात है। बेंगलोर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है जिसमें एक कहा जाता है कि एक आदमी ने यहाँ पर अपनी एक जान ली है। और जब पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि उस शव के छाती पर एक A4 साइज का कागज़ चिपका हुआ है और उसमें लिखा हुआ है जस्टिस फॉर ड्यू। लाश के साथ एक 90 मिनट की वीडियो मिलती है और 24 पन्नों का लेटर मिलता है। आखिर क्या था वो लेटर में? क्यों बताना चाह रहा था इतनी डिटेल जानकारी वो? क्या था उस 90 मिनट की वीडियो क्लिप में? ये सब जानने के लिए आज हम बात करते हैं अपनी कहानी अतुल सुभाष केस पर। तो चलते हैं उस कहानी की ओर कि इस कहानी में क्या हुआ था और वो अतुल सुभाष कौन था। अब बात करते हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष बिहार का रहने वाला था। इनकी माता का नाम अंजू था और इनके पिता का नाम पवन मोदी था। इन्हें अपने माता पिता से काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। काफ़ी परिश्रम के पश्चात इनको पढ़ाया लिखाया गया था। और इनका जो व्यवसाय था, ये आईटी कंपनी बेंगलोर में काम करते थे और ये स्पेशलिस्ट थे अपने एआई टूल पर। और इनके जो भाई का नाम था वो विकास था। अपने जरिए भी अपने भाई विकास के लिए काफ़ी उसकी शिक्षा दीक्षा में मदद करते थे, अपने माँ बाप की मदद किया करते थे। इनके जीवन में सिर्फ एक ही कमी चल रही थी और वो कमी थी इनके हमसफ़र की, इनके लाइफ पार्टनर की। इसी चक्कर में जो अतुल सुभाष थे उनने अपना शादी.com में जाकर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट किया था और उसके ज़रिए इनकी जो मुलाकात होती है वो मुलाकात थी निकिता सिंघानिया से। निकिता सिंघानिया एक ऐसी लड़की जो कम बोलने वाली लड़की थी। इनको काफ़ी पसंद आ जाती क्योंकि अतुल सुभाष का जो नेचर था वो काफ़ी जॉली नेचर के थे। काफ़ी ज़्यादा बोला करते थे, काफ़ी हंस मिजाज रहा करते थे। अतुल सुभाष को ऐसा लगता था कि ये कम बोलने वाली जो लड़की है निकिता सिंघानिया, क्योंकि अतुल सुभाष एक जॉली नेचर के थे, हंसी मजाकिया नेचर के थे और उनको ऐसा लगता था कि ये जो कम बोलने वाली लड़की जो निकिता सिंघानिया है ये समझदारी का प्रतीक होती है, समझदारी का सूचक होती है। और लेकिन इनको बाद में ऐसा पता चला, जब इनकी बातें होने लगी तो इनको ऐसा पता चला कि इनकी माँ बाप निकिता सिंघानिया की जो माँ थी और भाभी भाभी थी, इन लोगों ने इनको मना किया था कि शादी से पहले कम बोला करे ताकि आसानी से इनकी शादी हो सके। तो ये इनको बाद में पता चला। खैर, ये इन्होंने अपने एक डिटेल वीडियो में कहा भी है। और फिर इनको जब ये सब कुछ अच्छा लगा, इनका कम बोलना, इनका व्यवहार, तो इन्होंने इससे शादी के प्रस्ताव के लिए यह आगे बढ़ी। तो खैर, इन दोनों में फिर वही मैसेज और बातचीत, फ़ोन का एक कॉलम चालू हुआ और जिसके जरिए इनको ऐसा लगा कि इनको आपस में जुड़ जाना चाहिए और आपस में इन लोगों ने शादी करने के लिए डिसाइड किया। खैर, इस बीच में कभी भी अतुल सुभाष को ऐसा नहीं लगा कि निकिता कम बोलती है। उनको उसके इस नेचर से, इस बर्ताव से उनको कभी भी कोई परेशानी थी। इनफैक्ट वो उसकी हमेशा सराहना करते थे कि मेरी बीवी कम बोलती है और शायद कम बोलना उनके लिए बुद्धिमत्ता का एक परिचय था। इसके चलते उनने बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू किया और आपस में जुड़कर शादी करने का एक प्रस्ताव उन्होंने लिया। अब शादी के पश्चात कुछ ऐसा होता है, ये दोनों फैमिलियाँ, जब इसकी एक डिसेंट शादी होती है, दोनों फैमिलियाँ काफ़ी खुश होती हैं, तो अतुल ने अपने हनीमून के लिए मॉरिशस का प्लान बनाया होता है और निकिता उसके संग मॉरिशस जा रही होती है। और जब ये मॉरिशस पहुंचते हैं तो अतुल को तब भी समझ में नहीं आता है कि अब भी मेरी वाइफ कुछ ज़्यादा उन पर इफेक्ट नहीं आ रहा था उनकी शादी का। तो इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर अतुल सुभाष उनसे पूछता रहता था कि आखिर मेरे में कमी क्या है, आखिर आपका ऐसा बिहेव क्यों है। तो आखिरकार एक दिन जो उनकी पत्नी होती है निकिता सिंघानिया, वो उनको सच बता देती है कि मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी और मैंने तुमसे शादी तुमसे बिल्कुल नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे मुझे तुम पसंद ही नहीं थे।
ये सब सुन के अतुल का दिल तो टूट ही जाता है, पर फिर भी वो पूरी बात सुनता है। तो शायद वो शादी निकिता के ने जो उसको बताया होता है इसलिए की गई थी क्योंकि अतुल सुभाष एक अच्छा वेल ओरिएंटेड फैमिली से था और उसकी नौकरी इंजीनियर की थी, अच्छा कमाता था, अच्छा रहन सहन था। और इस सब चीज़ को, इस स्टैंडर्ड को देखते हुए निकिता सिंघानिया को उसके माँ बाप का भी एक प्रेशर था क्योंकि बाप की अवस्था काफ़ी अच्छी नहीं थी। उनके उनके जो पिताजी थे उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी, वो कभी भी उन्हें कुछ भी हो सकता था और वो उनका परिवार चाहता था कि वो निकिता सिंघानिया की शादी देखते हुए जाए या उनको कुछ भी उसके पश्चात ही उनको कुछ हो। तो इस कारण उन्होंने वो शादी करने का फैसला लिया था अपने फैमिली प्रेशर में आकर। तो ये सब कुछ जानकर उनमें काफ़ी झगड़े भी हुआ करते थे। और आफ्टर दैट जब वो मॉरिशस से वापस आए तो अतुल सुभाष को एक चीज़ से उनको हिला दिया कि शायद मैं अब आगे और भी कोशिश करूं तो ये वापस आ सकती है मेरी लाइफ में। वो निकिता सिंघानिया के लिए काफ़ी एफर्ट किया करते थे। उनको बेंगलोर के ट्रैफिक में भी वो छोड़ने जाते, लेने जाते, 13-13, 14-14 किलोमीटर के वो छोड़ना और ले जाना करते थे। और भी एफर्ट शायद वो किया करते होंगे कि निकिता सिंघानिया उन पर बिलीव करे, उनका प्यार वो हासिल कर सकें। और एट द लीस्ट निकिता सिंघानिया उनको समझने लगी और उन दोनों के रिश्ते सुधरने लगे, जिस कारण निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हुई। इन सब के चलते ही जब उनका रिश्ता सुधरने लगा और निकिता सिंघानिया प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनके रिश्ते में एक छोटा सा इशू आता है कि निकिता सिंघानिया की जो जॉब थी वो डिसिप्लिन रीजन की वजह से है और निकिता सिंघानिया इस समय प्रेग्नेंट होती है। लेकिन अतुल सुभाष जो है अच्छा कमा रहे होते हैं, उनकी जॉब अच्छी सेटल्ड होती है, तो उनको इस स्थिति से जूझने का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट वो अपनी बीवी की देखभाल खूब अच्छी से किया करते थे, उनको टाइम से टाइम हॉस्पिटल ले जाया करते थे और उनको दवाइयाँ भी वो लाया करते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने घर में एक मेड और एक कुक भी रखी थी ताकि निकिता सिंघानिया को कोई काम ना करना पड़े, क्योंकि वाकई में उस समय एक औरत जो होती है शारीरिक पीड़ा से जूझ रही होती है, तो उस समय उसका पति का यह फर्ज बनता है कि उसके इस पीड़ा में उसका सहायता करे और उसको आगे को लड़ने के लिए, आगे चीज़ों से लड़ने के लिए उसको कदम से कदम मिला के उसका साथ रहे। तो ये सब चीज़ें जब वो कर रहा होता है तो इसी बीच में वो अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता है ताकि निकिता सिंघानिया की देखभाल अच्छे से हो सके और उसका बच्चा सही से अब इस धरती पर आ सकें। तो खैर इसी बीच में 2021 में उनका बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो व्योम रखते हैं। खैर व्योम के आने के बाद उनके अतुल सुभाष के पुत्र व्योम के आने के बाद अतुल सुभाष को ऐसा लगा कि उसकी स्थितियाँ काफ़ी सुधरेंगी और वो अपने बच्चे को काफ़ी प्यार करता था और उनकी ज़िंदगी में प्यार ही प्यार बेशुमार बढ़ जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। होता क्या है कि उसके बाद निकिता सिंघानिया उनको अतुल सुभाष को कहती हैं कि मैं बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती हूँ। कुछ रीज़न जो थे जो नेट में बोले गए थे या दिखाए गए थे वो ये थे कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थी और वो अपने बच्चे की पोषण नहीं कर पा रही थी। हाँ, होता भी है, वाकई में ये सत्यता भी है कि जब स्त्री इस चीज़ों को झेलती है तो उसको शारीरिक रूप से कमज़ोर हो ही जाती है और वाकई में ये सब कुछ सच भी होगा कि वो उस समय अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर पा रही होगी। लेकिन दूसरा रीज़न ये था कि वो उसको ये सब कुछ पसंद नहीं था और उसको ये सब कुछ पसंद था भी नहीं और ना अतुल सुभाष पसंद आ रहे थे, जिससे उनके व्यवहार में चेंजेस आते जा रहे थे। खैर इस समय जो था ये समय वो समय आ जाता है जिसमें भारतवर्ष में लॉकडाउन लगता है। अब भारतवर्ष में जब लॉकडाउन लगता है तो बेंगलोर में सबसे ज़्यादा केस कोविड के दिखते हैं और स्थिति बेंगलोर में से ही खराब होना शुरू होती है सबसे पहले। और उस समय वहाँ पर उनको मेड मिलना, उस समय वहाँ पर उनको काम करने वाले कुक मिलना या अपनी वाइफ की देखभाल करने वाले के लिए कुछ मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है।
खैर, अतुल सुभाष किसी तरीके से कोई जुगाड़ लगाते हैं और वो अपनी वाइफ के लिए एक काम करने वाली ढूंढ के लाते हैं साथ में, जो उनके काम कर सके। अब जो निकिता सिंघानिया का नेचर था, वो दिन भर इस समय अपने माँ को वो कॉल किया करती थी, अपनी माँ से वो बातें किया करती थी, या फिर कोरियन मूवी देखा करती थी। इन्हीं सब चीज़ों में वो दिन निकाल रही थी। और अतुल सुभाष ये सब कुछ देखकर काफ़ी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे उनके इस व्यवहार को देखकर, क्योंकि वो इस समय घर में भी काम कर रहे थे, बच्चे को भी देख रहे थे और ऑफिस का भी काम कर रहे थे। और निकिता सिंघानिया को उनसे मतलब कम ही रह गया था, डिस्टेंस रिश्ते में आने शुरू हो गए थे। तो इसी समय जब जब ये दूरियां रिश्ते में आ जाती हैं, तो अतुल सुभाष के दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये सब कुछ दूरियां शायद इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो उनका जो काम छूट गया है निकिता सिंघानिया का, जब वो जॉब से जॉबलेस हो गई हैं, तो शायद इस कारण भी थोड़ा वो उनके दिमाग में इन सब चीज़ों का असर आता होगा। इसलिए वो उनकी जॉब का लिए अप्लाई करते हैं, उनको कोडिंग सिखाते हैं, उनको उनका रिज्यूम बनाते हैं और ऐसे ही करके कोशिश करके उनको एक जॉब भी प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे उनको ऐसा लगता है कि ये जॉब करने के पश्चात इनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इनकी ज़िंदगी दोबारा से सही होंगी। अब जॉब लगने के पश्चात उनको ऐसा लगता है कि निकिता और अतुल सुभाष के रिश्ते में काफ़ी सुधार आएगा, पर ऐसा होता कुछ नहीं है। रिश्ते में और भी दूरियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि अब निकिता उनसे साफ साफ पैसे की डिमांड करने लगती हैं। उन्हें ये पैसा अपने उनके परिवार वालों को ये पैसा उनके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए था। वो कई बार पैसा मांग चुकी थी और मांगती रहती भी होंगी शायद उससे पहले, लेकिन जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया था, इन लेटर में बताया गया था, वो 3 लाख, 9 लाख और 4 लाख की एक रकम बार बार मांग रही थी। और इसी बीच में ये लॉकडाउन का पीरियड था, जो उनके लिए जीवन में ये चल रहा था और उनका भी जीवन लॉकडाउन होते जा रहा था। तो दूसरा, लॉकडाउन से पूर्व जब निकिता सिंघानिया की थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है, तो उनकी माँ निशा उनके पास रहने के लिए आती हैं, और यही वो समय था जब दूसरा लॉकडाउन होता है। अब वो समय आता है जब निकिता सिंघानिया की माँ उसके साथ रहने के लिए, निशा उनके साथ रहने के लिए उनके घर पर आती हैं, और बार बार वो अतुल सुभाष को पैसों की डिमांड करने लगती हैं। अब की बार जो डिमांड थी वो पैसों की 50 लाख की थी, क्योंकि उनको जौनपुर के एक पॉज इलाके में अपना घर खरीदना था। और सुभाष अतुल सुभाष जो होते हैं, वो इस डिमांड को सुनकर ही साफ मना कर देते हैं, क्योंकि इससे पहले ही वो निकिता और उसके एक परिवार वालों को तकरीबन 16 लाख रुपए दे चुके होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए वो मना कर देते हैं। और अब कहानी आगे की ओर घूमती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब निकिता सिंघानिया अपना सारा सामान पैक करके अपने बच्चे को पकड़ के व्योम को अपने उस घर से, अतुल सुभाष के उस घर से अपने सारे सामान को पैक करके चले जाती हैं अपनी परिवार वालों के साथ। अब जब निकिता सिंघानिया उनके बेंगलोर के घर से चली जाती हैं और अपने माता पिता के संग रहने लगती हैं, उसी समय वो दिल्ली की एक एसेंश्योर कंपनी पे काम करती हैं और काफ़ी खुश हो जाती हैं कि अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जी रही हैं। बट अतुल सुभाष इस समय वहीं बेंगलोर में एक बार फिर दोबारा से अपने जीवन को अकेले ही जीने शुरू करते हैं। उनको अपने बच्चे से मिले जिसे वो बहुत प्यार करते थे, काफ़ी समय हो चुका होता है, और उनके उनके ऊपर उनकी बीवी ने इस समय तक काफ़ी एलिगेशन लगा दिए होते हैं, जैसे कि अननेचुरल सेक्स, डिमांड और मारपीट के, डाउरी के कई केसेस उन पे लगा चुकी होती हैं। उन पे ही नहीं, क्योंकि उन पे परिवार पे भी ये सारे केसेस अप्लाई करवा दिए गए थे। अब इन सब से, क्योंकि इन सब से सिर्फ एक जिस आदमी पे ये केस चल रहा होता है वो ही प्रभावित नहीं होता, उस आदमी पे उसके साथ जुड़े हुए उसके घर, उसके माता पिता, उसके भाई लोग, सब लोग उससे प्रभावित होते हैं। तो
अतुल सुभाष कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा था। जब वो कोर्ट जाता था तो वो उसे बेंगलोर से दिल्ली आना पड़ता था, और बेंगलोर से दिल्ली आने पर कई बार ऐसा होता था कि जब वो इन केस की सुनवाई के लिए आता था, अपनी डेट्स पे आता था, तो वहाँ पर कई बार वकीलों की स्ट्राइक हो जाती थी। कई बार अ, उनके केस की सुनवाई दूसरी तारीख को तब्दील कर दी जाती थी। ये सब कुछ काम जो वहाँ पर पेशकार जो होते हैं वो करते हैं। तो इन सब से अतुल सुभाष एक बार पेशकार से भी बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो अपनी डेट्स इतनी जल्दी जल्दी ना लगवाएं, वो उनकी डेट्स काफ़ी टाइम लेके लगवाएं, ताकि उनको आने जाने का मौका मिल जाए, आवागमन करने का मौका मिल जाए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से वो भी, उनकी जॉब भी, उनका घर भी, सभी कुछ डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो पेशकार उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। पेशकार लालची होता है शायद, इसलिए उनसे वो पैसे की डिमांड करता है और उनकी डेट्स को उनके मुताबिक लगवाने की कोशिश करता है। पर इन सब चीज़ों से क्योंकि 2 ही 3 केस ऐसे होते हैं, जैसे एक हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, पुलिस थाना हो गया, यही कुछ केस ऐसे होते हैं जो आदमी को ना तोड़ देते हैं, उसके परिवार को तोड़ देते हैं, उसकी आर्थिक स्थितियों को तोड़ देते हैं। क्योंकि ना इन सब चीज़ों से जब लोग लड़ता है तो सिर्फ वो आदमी, वो लड़का ही नहीं लड़ रहा होता है, उसका परिवार, उसका घर, उसके साथ रहने वाले हर सदस्य लड़ रहे होते हैं, और इन सब चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होता है, उठाती है समय निकिता सिंघानिया। तो इन हेयरिंग से, इन चीज़ों से परेशान होकर अतुल सुभाष एक दिन निकिता सिंघानिया से मिलता है और उससे बोलता है कि इसे सब चीज़ों को हम सेटल कर लेते हैं, और बताओ तुम क्या चाहती हो। तो निकिता सिंघानिया उससे डायरेक्टली 1 CR की मांग करती हैं, 1 करोड़ की मांग करती हैं। ये सब सुनकर उसके पास कोई चेहरा नहीं बचता है कि वो अपनी डेट्स में जाता रहे, अब उन चीज़ों को जो उनके कोर्ट में डेट्स लग रही होती हैं, उन डेट्स में आता जाता रहे और उनका काम करे। और यही मांग निकिता निकिता सिंघानिया ने आगे चलकर 3 करोड़ कर दी थी। अब इन सब चीज़ से वो आज ही जा चुका था, क्योंकि जो पेशेकार था माधव, वो भी उससे पैसे की डिमांड करता था डेट्स को आगे पीछे करने के लिए, क्योंकि उसको आने जाने के समय चाहिए था। हर लोग जो भी वहाँ पर जिससे भी वो मदद मांगता, वो बिना पैसे के कुछ भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। और इसी बीच इनकी रेट्स भी लगती थी कोर्ट में, और उस कोर्ट में जो जज थी वो थी रीटा कौशिक। रीटा कौशिक के सामने एक बार जब इनकी पेशी होती है, तो उस समय पेशी में ये अतुल सुभाष जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझ पे ये सारे जो चार्जेस लगे हैं ये फॉल्स चार्जेस हैं, और ये चार्जेस मुझ पे नहीं लगने चाहिए थे, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैं निर्दोष हूँ। तब रीटा कौशिक कहती हैं वो तुम्हारी पत्नी है, उनका तो इतना तो हक बनता ही है। और ये सब सुनकर, ये जज की ये बातें सुनकर, जज के ये बयान सुनकर, जज की ये बात सुनकर, इन सब चीज़ों को देखता हुआ जब अतुल सुभाष उनके पर ये बीतती है, तो ये उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। और वो उस समय वहाँ पर कहते हैं कि इन्हीं कारण, इन्हीं फॉल्स केसेस के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि निर्दोष लड़के जो हैं, निर्दोष बच्चे जो हैं, वो इन झमेलों में फंसे हैं और उन्होंने अपनी जान तक ले ली है। इन्हीं बातों पर उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उनको जवाब देती हैं कि तुम क्यों नहीं मर जाते फिर उसी कोर्ट पे। और ये सब सुनकर उनका दिल दिमाग, अतुल सुभाष का अब उतना अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। ऊपर से इनकी पत्नी के इस टॉन्ट को सुनकर जो वहाँ पर की जज होती हैं वो इस तरीके से हंसती हैं जैसे कि वो मुंह चिढ़ा रही हों अतुल सुभाष की ओर। खैर, कोर्ट्स के इस प्रोसीजर के दौरान निकिता सिंघानिया को बाहर पकड़ दिया जाता है, और जज रीटा कौशिक अतुल सुभाष को अकेले बोलती हैं कि इन सब चीज़ों से तुम्हें बली होने के लिए, मैं जानती हूँ ये सब फॉल्स केसेस हैं, तुम पे लगाए गए हैं, ये सब गलत आरोप हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों से बली होने के लिए मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। ये सब सुनकर
अब अतुल सुभाष और भी इन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो भी था वो सब कुछ दे चुका था। और वो जितने पैसे थे, हर कोई, कोई पेशकार हो, वाइफ हो, वहाँ पर से संबंधित कोई भी घटनाएं हों, उसमें उसके पैसे ही जा रहे थे, समय ही जा रहा था। और इन सब चीज़ों से आकर वो ही नहीं, उसका परिवार भी ये सब चीज़ें झेल रहा था। तब अतुल सुभाष एक फैसला लेता है। अब एक बेहद क्रुशल समय से अतुल सुभाष गुजर रहा था। वो दिमागी रूप से इन चीज़ों से परेशान था, क्योंकि उससे हर कोई तो पैसे मांग रहा था और हर जगह पर उसके पैसे ही लग रहे थे। उसे आने जाने पे पैसे लगते थे, उसे घर की जिम्मेदारियां भी उठानी थी, उन सब के लिए भी उसे पैसे की ज़रूरत थी। उसे नौकरी भी देखनी थी, उसे अपनी औरत, जो उसकी औरत थी, जो उसकी वाइफ थी, जो उसकी हमसफ़र थी, वो उसे 1 करोड़ से अब 3 करोड़ में मांग कर रही थी। जो पेशेकार थे, जो जो पेशकार थे वहाँ पर, माधव, वो उनकी डेट्स खिसकाने के लिए उनसे 50 से 1000 रुपये तक लिया करते थे। आपस में उनकी डेट्स में थोड़ी दूरी रहे, ताकि उनका आवागमन का समय, आवागमन के लिए समय मिल सके। रीता कौशिक जो जज थी, वो उनके केस के लिए, उनके केस में उनको न्याय दिलाने के लिए जिस जगह पर वो बैठी होती हैं, उसकी जरा से भी, उसकी कोई भी लाज न रखकर, उसकी कोई मर्यादा न रखकर, उस मर्यादा को तोड़ के बाहर आकर वो जज उनसे पैसे की डिमांड कर रही थी, 5 लाख रुपए की। इन सभी के चलते वो परेशान थे, अतुल सुभाष। और इस समय उनकी वाइफ इस समय उनकी वाइफ निकिता सिंघानिया, माँ निशा, भाई इत्यादि, और उनके अंकल, जिसका नाम, भाई का नाम अनुराग सिंघानिया था, और अंकल जो उनके थे सुशील सिंघानिया, ये सभी लोगों ने उनको उनके बच्चे से भी दूर कर दिया था। अब वो उनके बच्चे से भी उनको मिलने नहीं देते थे। तो इन सभी चीज़ों से वो बहुत परेशान थे, अतुल सुभाष। और इन सभी बातों से परेशान होकर, इन सभी चीज़ों से परेशान होकर, उसको ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों की वजह वो खुद है, उसका पैसा है, उसका स्टेटस है। तो उसने एक निर्णय लिया, और उस निर्णय को मुझे आपकी ओर बताते हुए आज भी दुख हो रहा है, क्योंकि वो निर्णय था, उसने 8 दिसंबर को लिया, और उस निर्णय में उसने अपनी आत्महत्या करना, अपने आप को सुसाइड करवाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उनको लगता था जब वो ही नहीं रहेगा तो उसके बूढ़े माँ बाप को कौन परेशान करेगा, जब वो ही नहीं रहेगा तो उसके भाई को कौन परेशान करेगा, और किस कारण से परेशान करेगा। ये सब घटना के चलते हुए, क्योंकि सभी लोग तो फेल हुए थे, उसके उसके रिलेटिव, वो लॉ जिस पर उसको बिलीव था, उसकी पत्नी जिसको उसने हम सफर समझ के अपने साथ चलने के लिए कहा था, सभी रिश्ते यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे थे। तब अतुल सुभाष ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्नों का एक लेटर लिखा। उस वीडियो को उसने एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, और उस लेटर को उसके साथ अटैच किया, ताकि वो किसी तरीके से भी डिलीट ना हो पाए, और अपने भाई को एक ईमेल किया। और नेक्स्ट सुबह उसकी लाश मिली। उस लाश में उसके छीने पर एक A4 साइज का पन्ने में कैपिटल अक्षरों में, जस्टिस इज ड्यू। अब पूरे भारत में अतुल सुभाष का वो वीडियो जो उसने एक एनजीओ को दिया था, सर्कुलेट हो चुका था, वायरल हो चुका था, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो इन चीज़ों से झेल रहे होते हैं, इन इन चीज़ों में नाकाम होकर रह जाते हैं, तो वो सर्कुलेट हो जाता है। अब सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, और यही मेरा कहना है, कि अपनी चीज़ों के, अपने भारतीय लॉ जो बनाया गया है, वो महिलाओं के हितों की रक्षाओं के लिए बनाया गया है, उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी भी लॉ को दूसरे तरीके से अपना कर हमें दूसरों को हरेसमेंट नहीं करना चाहिए था। जैसा कि उस वीडियो में उसने, अतुल सुभाष ने अपने हरेसमेंट करने वाले सभी लोगों के बारे में बताया था, सारी कहानी अपनी बताई थी,
और उसमें सारे सबूत भी अटैच किए थे। ऐसा कोई दूसरा केस ना हो, इसके लिए हमको और आपको सचेत रहना चाहिए और किसी भी चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद जब तक वो केस सही साबित हो तब तक उस लड़के की, उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने हितों का नाजायज़ फ़ायदा ना बनाएं, अपने हितों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, रिश्तों का मजाक ना उठाएं और रिश्तों को साथ चलकर, हमसफ़र की तरह चलकर एक घर को घर बनाएं। और मैं आशा करता हूँ ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और मेरा एक पेज भी है नया ज्ञान, जिसमें ये कहानियाँ टेलीकास्ट होंगी, तो आज ही आप उस पेज को सब्सक्राइब करिए ताकि आप किसी भी कहानी से अछूते ना रह जाएं। धन्यवाद।